नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। यूनिसेफ के सौजन्य से चेतना रेडियो के माध्यम से हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं 26 जून से 30 जून तक। इस कार्यक्रम की थीम है नवजात शिशु की देखभाल। मारे चान से चार जल म्या फूल सा चार मारे चान से चार जल म्या फूल सा चार। हमने इससे पहले वाली कड़ी में आपको बताया था कि नवजात शिशु की देखभाल यानी जब 1 महीने तक का बच्चा होता है तब तक बच्चे की देखभाल कैसे करी जानी चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह हम अपने शिशु को संक्रमण से बचा सकते हैं। इस बारे में हमने आपको ये भी बताया था कि बच्चे को कब नहलाना चाहिए और कैसे उसे साफ रखना चाहिए। नवजात शिशु के अलावा जो जच्चा है यानी नवजात शिशु की माँ है, उसके अलावा बाकी परिवार वाले भी कैसे सहयोग कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी उस शिशु को, जच्चा को और बच्चा को संभालने में, ये भी हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बताया था। सारे संकेत बताए थे क्योंकि शिशु बहुत छोटा होता है, बोल नहीं सकता, हमें देखकर उसके संकेतों को देखकर पहचानना पड़ता है कि इसे दिक्कत क्या है। ऐसे स्थिति में हमें शिशु के साथ क्या करना चाहिए, कहाँ लेके जाना चाहिए, सब अपने श्रोताओं को बताया था। आज की कड़ी में हम आपको पुनः नवजात शिशु के बारे में ही बताएंगे, लेकिन ऐसे शिशु जो कम वजन के होते हैं उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हर माता ये चाहती है कि मेरा शिशु स्वस्थ रहे और खुश रहे, लेकिन कभी कम वज़न का हो जाता है। ऐसे शिशु की कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं पुनः स्वागत करूंगी डॉक्टर मीनाक्षी का, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। आपका चेतना रेडियो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए इस बारे में बताया। आज मेरा आग्रह रहेगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो कम वज़न वाले शिशु होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी देखभाल होती है, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में कुछ जानकारी दें। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कम वजन के नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाए। देखिए, पूरी गर्भावस्था 9 माह की होती है, 40 सप्ताह की। यदि कोई बच्चा 40 सप्ताह पर पैदा होता है तो वो फुल टर्म बेबी कहलाता है, या बच्चा किन्हीं कारणों से 9 माह से पहले 37 हफ्ते से पहले पैदा हो जाता है और वजन में 2.5 किलो से कम होता है तो उसे प्री मेच्योर बेबी या लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। ऐसे कौन से कारण होते हैं? माँ को भी कोई कॉम्प्लिकेशन या विकृति गर्भावस्था में हो सकती है, जैसे इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से समय से पहले प्री टर्म लेबर पेन चालू हो जाएं, या बच्चा जिस पानी की थैली में रहता है वो पानी की थैली फट जाए और समय से पहले पानी छूट जाए, या माँ को कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो, विकृति हो, जैसे बीपी बहुत ज़्यादा हो, या फिर डायबिटीज़ हो, या फिर सीवियर रेस्पिरेटरी कोई डिस्ट्रेस हो, या कई बार ऐसा होता है कि माँ की
जान को खतरे में हो तो समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ती है, या कई बार बच्चे के भी कोई ऐसे कारण होते हैं जैसे बच्चा अंदर अच्छे से विकास नहीं कर पा रहा हो, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं, बच्चे की बढ़ोतरी सही से नहीं हो रही हो, उसकी आंवल में कोई विकृति हो, तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चा अगर समय से पहले पैदा हो जाता है, यानी 37 सप्ताह से पहले पैदा हो जाता है और उसका वजन 2.5 किलो से कम होता है, तो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। देखिए, लो बर्थ वेट बेबी एक अलग चीज़ है और प्री मैच्योर बेबी अलग चीज़ है। तो प्री मैच्योर बेबी अगर 37 हफ्ते से कम होगा तो हम उसे एक विशेष केयर देंगे, जिसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार उसका अगर बर्थ वेट WHO की डेफिनेशन के अनुसार 2.5 किलो से कम है, यानी कि 2499 ग्राम का बच्चा भी लो बर्थ वेट बेबी यानी सामान्य वजन से कम वजन वाले नवजात शिशु की श्रेणी में आता है। इन बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन बच्चों में अभी सारे अंगों का विकास सही तरीके से नहीं हुआ होता है और माँ से अलग होने के बाद वो अपनी सामान्य जीवन क्रिया चलाने में असमर्थ होते हैं। तो इन बच्चों को यदि बहुत प्रीमेच्योर है, जैसे कई बार डिलीवरी 27 हफ्ते पर 28 हफ्ते पर हो जाती है, तो इन बच्चों को पहले NICU में रखा जाता है। NICU विशेष प्रकार की एक इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। इसका पूरा नाम होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। उसमें उसी प्रकार के उपकरण होते हैं, रेडिएंट वार्मर होते हैं या वेंटिलेटर होते हैं, और उसी प्रकार की सारी व्यवस्था होती है बच्चों के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए, उनमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो जाए, और इन बच्चों की विशेष देखभाल की जाती है। उनको नली द्वारा दूध दिया जाता है या फिर पैरेंटल फ्लूइड दिया जाता है, क्योंकि इन बच्चों के सभी अंग ठीक से विकसित नहीं हुए होते और इनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, जो फुल टर्म बेबी की तरह नहीं होता, और उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती हैं, जैसे कि न्यूमोनिया हो जाए, या बच्चा होते ही हाइपोथर्मिया में तापमान कम हो जाए, हाइपोथर्मिया में चला जाए, या फिर जैसे पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, आंत भी उतनी विकसित नहीं होती, तो वो पोषक तत्व भी अवशोषित नहीं कर पाती, और विशेष प्रकार का इन्फेक्शन एक होता है नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, वो हो जाता है। और इसी प्रकार बच्चे का जो ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाने का सिस्टम होता है वो भी सही नहीं होता, तो बच्चा एस्फिक्सिया में चला जाता है, नीला पड़ जाता है, और अंदर से भी उस बच्चे में पोषक तत्वों की कमी होती है। जब वो गर्भ में पल रहा होता है तो पाचन तंत्र भी सारा उसका कमज़ोर होता है। इसी प्रकार से जब वो एस्फिक्सिया, तो उसे ऑक्सीजन सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, परंतु कई दिन तक वो NICU में रह लेता है, और जब चिकित्सक को ये लगता है कि बच्चा माँ का दूध आसानी से पीने लग गया है और बच्चे को अस्पताल से इंटेंसिव केयर यूनिट से छुट्टी दी जा सकती है और वो NICU के बाहर अपनी ज़िंदगी जीने के लायक है, तो वो उसे छुट्टी देते हैं। अब छुट्टी देते हैं तो माता पिता के मन में ये होता है कि अब घर पर इसकी विशेष देखभाल कैसे की जाएगी। तो इस विशेष देखभाल में कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है वो बच्चे का तापमान नियंत्रण का है। मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि बच्चे का तापमान नियंत्रण करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अगर बच्चे का तापमान सही नहीं होगा तो वो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा, यानी कि न्यूनतम तापमान में चला जाएगा, बच्चा ठंडा पड़ जाएगा। क्या कारण होता है प्रीमेच्योर बेबी में हाइपोथर्मिया जल्दी होता है? क्योंकि ऐसे बच्चों में मांसपेशियों और त्वचा के नीचे जो चर्बी होती है, वसा होती है, इसको ब्राउन फैट कहते हैं, वो बहुत कम होती है, क्योंकि बच्चे पूर्ण रूप से विकसित नहीं है नवजात शिशु। तो ये ब्राउन फैट क्या काम करती है? ये गर्मी पैदा करने में सहायक होती है। तो जब ये ब्राउन फैट ही कम है तो बच्चा अपना तापमान
मेंटेन नहीं कर पाएगा, नियमित नहीं कर पाएगा, इसीलिए उन्हें एनआईसीयू में रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है। परंतु अब घर पर ले जाएं तो क्या करें? घर पर उन्हें ठंडी हवा से बचाना चाहिए, कंबल से ढकना चाहिए, और जो कमरा है जिसमें नवजात शिशु को या जच्चा बच्चा को रखा जाता है उसका तापमान 20 से 22 डिग्री तक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों का तापमान हमें 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में स्थिर रखना है। तो ऐसे बच्चों के विकास के लिए तापमान का नियंत्रित होना बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में एक विशेष पद्धति इस तापमान को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिकों ने खोजी है, वो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी कि त्वचा का त्वचा से संपर्क। ये कैसे होता है? ये एक विशेष तकनीक है। जैसे आप लोगों ने हमने कंगारू को देखा है। कंगारू अपने बच्चे को थैली में रखता है और उस बच्चे का विकास उसी थैली में होता है। उसी प्रकार एक वयस्क जिसमें सबसे पहले माता आती है, और अगर किन्हीं कारणों से माता असक्षम हो कंगारू केयर अपने बच्चे को देने में, तो पिता या अन्य घर का कोई भी वयस्क सदस्य जो स्वस्थ हो पूर्ण रूपेण, वो बच्चे को कंगारू केयर दे सकता है। KMC यानी कंगारू मदर केयर एक ऐसी पद्धति है जिसमें नवजात शिशु जो जन्म से कम वजन वाला पैदा हुआ है, प्रीमेच्योर है, उसे त्वचा से त्वचा का संपर्क करवाया जाता है, अंग से अंग लगाकर रखा जाता है। वो कैसे रख सकते हैं? उसमें क्या किया जाता है? बच्चे को खाली डायपर पहनाया जाता है और बाकी किसी भी प्रकार का कपड़ा उसके तन पर नहीं होता। इसी प्रकार माता या कंगारू केयर देने वाला जो भी व्यक्ति है वो भी अपने कपड़े अपने शरीर से हटाते हैं और दोनों स्तन जो होते हैं उनके बीच में बच्चे को उल्टा लेटाया जाता है। बच्चे का सिर ऊपर की तरफ होता है, कान ऊपर की तरफ होता है और बच्चा उल्टा लेटाया जाता है, ताकि बच्चे की त्वचा और कंगारू मदर केयर देने वाले इंसान की त्वचा आपस में संपर्क में आती है, तो उससे बच्चे का तापमान नियंत्रित रहता है। और ये दिन में 2 से 3 घंटे तक 4-5 बार दी जाती है। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो हम आगे बताने जा रहे हैं। कंगारू मदर केयर दिन में कम से कम 2 घंटे 4-5 बार देनी चाहिए। कम से कम आधा घंटा तो अवश्य ही देनी चाहिए। बच्चे को बिना कपड़ों के सिर्फ डायपर पहनाकर दोनों स्तनों के बीच में उल्टा लेटाया जाता है, तो माँ या कंगारू मदर केयर देने वाले इंसान की गर्माहट बच्चे तक जाती है और उससे उसका तापमान नियंत्रित रहता है। उससे ठंड नहीं लगती, बुखार होने की संभावना कम हो जाती है, बच्चे के दिल की धड़कन भी नियंत्रित रहती है, उसकी श्वास क्रिया भी नियंत्रित रहती है। और जब श्वास क्रिया नियंत्रित रहेगी तो बच्चे के जो नवजात प्रीमेच्योर शिशु है उसके सारे अंगों में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है। सभी ऊतक जो हैं वो ऑक्सीजन से भरपूर होते हैं, उससे सभी अंगों का विकास अच्छा होता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। प्रीमेच्योर बच्चे में हमें क्या करना है? बच्चे की विकास प्रक्रिया को तेजी देनी है और बीच में किसी भी इन्फेक्शन बीमारी की वजह से कोई अवरोध ना आए, ये हमें सुनिश्चित करना है। तो जब बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होगी और बच्चे का तापमान नियंत्रित रहेगा तो उसका विकास अच्छा होगा, और विकास अच्छा होगा तो उसका वजन बढ़ेगा। बच्चे को नींद अच्छी आएगी तो भी वजन बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा एक आरामदायक स्थिति में है, वो आराम से लेटा हुआ है, तो उसे एक स्पर्श से जो भावनात्मक बॉन्डिंग होती है माँ और बच्चे के बीच में, स्नेह होता है, वो भी होता है। बच्चे के कुछ ऐसे हैप्पी हार्मोन्स, कडल हार्मोन्स बोलते हैं, वो भी
स्रावित होते हैं शरीर में, तो उससे बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, वो भी उसके विकास में और वजन बढ़ाने में सहायक होता है। और जब कंगारू पोजीशन में बच्चा माँ की दोनों छाती के बीच में होता है, तो उसे उल्टा जैसे लेटा हुआ होता है, तो उसको स्तनपान करने में भी आसानी होती है। इसी प्रकार माँ को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि माँ भी भावनात्मक उससे जुड़ी हुई होती है बच्चे से रूपेन। तो उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो मैंने बताया था आपको पिछले एपिसोड में, यानी कि जब जच्चा होती है, जो डिलीवरी के बाद 4 से 6 हफ्ते का समय होता है, उसको पोस्ट नेटल पीरियड बोलते हैं, प्रसव उपरांत। तो उसमें एक माँ असुरक्षित सा महसूस करती है, अकेलापन महसूस करती है, और कुछ हार्मोन्स की वजह से उसमें कुछ मानसिक तनाव पैदा हो जाता है, और वो इस हद तक हो जाता है कि उसे कई बार डिप्रेशन आने लगता है। तो वो जो कंगारू मदर केयर माँ दे रही है, वो भावनात्मक संबंध बच्चे के साथ मजबूत होने से, और कुछ ऐसी माँ को ऐसा महसूस होता है कि मैं मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पा रही हूँ, तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन कम हो जाता है। और अगर केएमसी बच्चे के पिता दे रहे हैं नवजात शिशु के, तो उनके साथ, पिता के साथ नवजात के संबंध मजबूत होते हैं। माँ में निश्चित रूप से अगर बच्चा स्तनों के बीच में लेटा हुआ है, तो जो बॉन्डिंग है उससे दूध आने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होगी, लैक्टेशन बढ़ेगा, दूध अच्छा आएगा, तो बच्चे को दूध की पूर्ति अच्छे से होगी, तो उसकी भूख शांत होगी, उसको पोषक तत्व मिलेंगे, बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा, बच्चा रोएगा नहीं, तो उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होगा। तो इसलिए, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि बच्चे के विकास के लिए स्तनपान सबसे पहली कुंजी है। जब नॉर्मल बच्चे को ही स्तनपान इतना आवश्यक है, तो जो प्री मैच्योर बेबी है, जो समयावधि से पहले पैदा हुआ है, या जिसका वजन सामान्य नवजात के वजन से कम है, तो उसके लिए तो माँ का दूध अमृत के समान है। तो देखिए, चाहे बच्चा NICU में हो, चाहे प्री मैच्योर बच्चा घर आ गया हो, माँ का दूध उसके लिए अभी भी सर्वोत्तम आहार है। अगर NICU में है, तो चिकित्सक की सलाह के अनुसार बच्चे को, क्योंकि बच्चा अभी कमज़ोर है, तो वो स्तनपान करने में असक्षम होता है, सक्लिंग पावर उसमें नहीं होती, तो चिकित्सक सलाह देते हैं कि आप ब्रेस्ट पंप से दूध निकाल कर और कंटेनर में दो। तो NICU में जो भी स्टाफ होता है या डॉक्टर हैं, वो एक नली के द्वारा, प्लास्टिक की नली, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसे बोलते हैं, वो बच्चे की स्टमक में डालते हैं, और उससे समय समय पर बच्चे को दूध पिलाते हैं। उसके बाद जब बच्चे में थोड़ी ताकत आ जाती है, तो वो सक्लिंग जो उसमें होता है, चूसने का जो प्रक्रिया होती है, वो जब करने लगता है, तो माँ का दूध पिलाया जाता है। तो देखिए, जब पंपिंग से हम दूध पिला रहे हैं, तो ब्रेस्ट पंप की साफ़ सफाई का माँ निकाल के देती है दूध, और जिस ब्रेस्ट पंप से हम दूध निकाल रहे हैं उसका, और जिस कंटेनर में डाल रहे हैं, और जिस वक्त हम दूध निकाल रहे हैं, इन दो हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है, ब्रेस्ट पंप को कीटाणु रहित रखना बहुत ज़रूरी है, और उस कंटेनर को भी जीवाणु मुक्त रखना बहुत ज़रूरी है। तो साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब घर पर आ गए और बच्चा सक्कल कर पा रहा है, तो अगर कंगारू मदर केयर में है, तो आराम से बच्चा दूध पीता है, तो माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, क्योंकि ये सभी सुपाच्य होता है। सबसे पहली बात तो आंत उतनी विकसित नहीं है, तो इसलिए वो कोई भी दूसरा दूध, किसी भी, अगर हम गाय का पिलाते हैं, भैंस का पिलाते हैं, या फार्मूला मिल्क पिलाते हैं, तो वो अवशोषित नहीं कर पाता, और उसमें जितने पोषक तत्व होते हैं वो भी आंत अवशोषित नहीं कर पाती, और इन्फेक्शन हो जाता है। आंत में एक विशेष प्रकार की बीमारी मैंने बताई थी, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस हो जाती है। तो इसलिए माँ का दूध उसके लिए सर्वोत्तम आहार है। वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है नवजात की, इससे उसको अलग प्रकार के रोग, जैसे मैंने बताया था, न्यूमोनिया नहीं होता, एलर्जी, अस्थमा नहीं होती, सिड्स नहीं होता, ल्यूकीमिया नहीं होता,
और इस बच्चा जल्दी विकास करता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो उसका बच्चे का किसी प्रकार के रोग नहीं लगेंगे, उसका विकास अच्छे से होगा, शारीरिक विकास अच्छे से होगा, वजन अच्छे से बढ़ेगा। तो इसलिए माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। और देखिए जो अगर 34 हफ्ते से ज़्यादा का बच्चा हो गया है तो वो डायरेक्ट दूध पी सकता है, तो उसको हर 3 से 4 घंटे में दूध अवश्य पिलाना चाहिए। क्योंकि जो एक फुल टर्म बच्चा है जो सामान्य स्थिति में पैदा हुआ है, सामान्य वजन का है, उसे हम ऑन डिमांड यानी कि वो जब चाहे, मांगे, रोने लगे या हमें लगे कि वो भूख के संकेत दे रहा है, उस टाइम दूध पिलाना चाहिए। लेकिन जो प्री मैच्योर बच्चा है, जो लो बर्थ वेट बेबी है, उसे हमें हर 3 से 4 घंटे में दूध पिलाना ही है। ये अगर बच्चे को नींद आ जाती है तो भी माँ जैसे उसे हल्का सा उसके पाँव पे टिकलिंग करके, हल्के से सहला के, कान के पीछे गुदगुदी करके जगाकर उसे दूध पिलाए। क्योंकि टाइम से अगर हम बच्चे को नियमित समयावधि में दूध पिलाएंगे और बच्चे की दिनचर्या अच्छी चलेगी, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई उसे बीमारी नहीं होगी, तो बच्चे का विकास अच्छा होगा और उसका वजन जो है वो बढ़ेगा। तो समय समय पर दूध पिलाना है, उसे हर प्रकार की बीमारी से बचाना है, स्किन टू स्किन केयर देनी है, त्वचा से त्वचा का संपर्क जो हमने कंगारू में मदर केयर बताया, तो उससे बच्चे का विकास अच्छा होगा। अब विकास हो रहा है तो हमें क्या करना है, इसको हम कैसे पता चलेगा कि विकास हो रहा है, तो हमें उसका जो वजन बढ़ रहा है उसका और विकास का एक चार्ट बनाना है, वेट गेन एंड ग्रोथ चार्ट, है ना। बच्चे का वजन जैसे जैसे बढ़ा, आज हफ्ते में अगर हमने वजन लिया है तो एक हफ्ते में कितना वजन बढ़ा, तो वो ग्रोथ चार्ट हमें अपने जो पीडियाट्रिशियन हैं उनसे सलाह करनी है, उनको इन्फॉर्म करना है, सूचित करना है कि बच्चे की जो वृद्धि है वो इस प्रकार हो रही है। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संगठन अलग अलग तरह के ग्रोथ चार्ट की अनुमति देते हैं, जैसे पेंटोन ग्रोथ चार्ट है एक, तो उसमें बच्चे का वजन कितना बढ़ रहा है, उसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है और उसका सिर का घेरा, हेड सरकमफ्रेंस कितना बढ़ रहा है, वो हर हफ्ते उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उसके क्राइटेरिया या उन मानकों के अनुसार फेंटोन ग्रोथ चार्ट मेंटेन किया जाता है। और वो अपने जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जिनकी आप सलाह में बच्चे की केयर कर रहे हो घर पर, उनको सूचित करना चाहिए। और इसके अलावा बच्चे की जो सारी बातें हमने, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, हाइपोथर्मिया से बचने के लिए उससे कंगारू मदर केयर देनी है, और उसमें किसी प्रकार के कोई खतरे के संकेत दिखें तो हमें तुरंत अपने जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनको सूचित करना है। खतरे के संकेत जैसे बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, सुस्त है, किसी प्रकार की तान आ गई है, बच्चा अचानक से नीला पड़ गया है, सफ़ेद है, पीला पड़ रहा है, या फिर बच्चे की श्वास दर बहुत ज़्यादा चल रही हो, जैसे 30 से 60 पर मिनट मानी जाती है, 60 से बहुत ज़्यादा जा रही है, या हृदय गति बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस प्रकार के या उल्टी कर रहा है बच्चा बार बार, या उल्टी में खून आ रहा है या मल में खून आ रहा है, तो हमें तुरंत अपने शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। और इन सब से अधिक महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य बच्चे को भी जब हम उसकी देख रेख करते हैं तो स्वच्छता सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। और जो प्री मैच्योर बच्चा है, समय से पहले है, या जिसका वजन कम है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो उसमें तो हमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे बच्चे रोगों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी बीमार होते हैं। और अगर ऐसा बच्चा पहले बीमार हो जाएगा बीच में, तो उसका जो विकास है वो रुक जाएगा और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें बच्चे को छूने से पहले, चाहे माता ही क्यों ना छुए, अपने हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं, बच्चे की भी साफ़ सफाई अच्छे से करनी है। उसके लिए हमें डिस्पोजेबल, यानी कि एक बार आप उनका उपयोग करो, बाज़ार में ऐसे टिश्यूज़ मिलते हैं जो उपयोग करो, बच्चे को साफ़ करो, बच्चे को और उनको फेंक दो। और बच्चे को अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की मालिश वालिश नहीं करानी, बच्चे को हर तरह के तेल साबुन उनका उपयोग नहीं करना, वो चिकित्सक की सलाह अनुसार ही करना है। बच्चे की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है, माँ
या जो उसकी परिचर्या करवा रहा हो बच्चे की, जो उसकी साफ़ सफाई, उनके हाथों की सफाई, सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखना है। बच्चा जिस कमरे में रहता है वहाँ का वातावरण बहुत साफ़ होना चाहिए, जीवाणु रहित होना चाहिए, और ऐसे प्री मैच्योर बच्चों की देखभाल में कम से कम लोग होने चाहिए, कम से कम लोग उस कमरे में जाने चाहिए, और उन परिवार के सदस्यों को तो बिल्कुल ही प्रवेश नहीं मिलना चाहिए उस कमरे में जो किसी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं, या किसी प्रकार का उनको श्वास संबंधी कोई निमोनिया है, या कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी बीमारी है। ऐसे जो बीमार लोग हैं उनको जच्चा बच्चा के पास नहीं जाने देना चाहिए। और बच्चे की अगर किसी के पास, मैंने बताया जैसे साफ़ सफाई के लिए डिस्पोजेबल टिश्यू का उपयोग करें, अगर किसी के पास नहीं उपलब्ध है तो ऐसे मुलायम कपड़े जो बच्चे को चुभे नहीं, सूती कपड़े आप 5, 7, 10 फाड़कर उसकी नैपी बना सकते हैं, टॉवल बना सकते हैं। मुलायम कपड़े से गुनगुने पानी में बच्चे उनको डुबोकर अच्छे से बच्चे का शरीर पोंछकर फिर उन कपड़ों को आप धोकर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डालकर फिर उनको धूप में सुखाकर और समय अनुसार सूखते ही उनको समेट कर रख सकते हैं। और इसी प्रकार जो आप जिस कमरे में रह रहे हैं वहाँ कोई धूम्रपान नहीं करे, किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं होना चाहिए, और वातावरण उसका टेम्परेचर जो है वो सही होना चाहिए, और ज़्यादा बच्चे को बार बार छूना भी नहीं चाहिए। बच्चे की गतिविधि जो है वो आँख से देखनी चाहिए, उसको ज़्यादा छूना नहीं चाहिए ताकि उसको हम किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं दे दें, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम इन सारी बातों की अनुपालना करते हैं तो कोई बात नहीं। अगर बच्चा वजन से सामान्य वजन से कम भी पैदा हुआ है तो वो जल्दी इस सारे उसको जो उसका पीछे रह गया वो इसको पूर्ति कर लेगा, और 2.5 किलो से जब ऊपर हो जाता है बच्चा तो वो मैच्योर की श्रेणी में आ जाता है, और वो अपना जो गतिविधि है वो सामान्य रूप से दैनिक दिनचर्या जीने के अनुकूल हो जाता है। आशा है आज का ये कार्यक्रम, जिसमें हमने कम वज़न के नवजात शिशु के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया, उन्हें जानकारी भी मिली होगी। हमारे घर में ना सही, हमारे परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्त में ऐसे कभी हो तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उन बातों का हमें पूरा ध्यान रखना है और वैसे ही अमल करना है। सबसे अहम बात, जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं, कि सफाई का बेहद ध्यान रखना है और बच्चे को स्तनपान ज़रूर करवाना है। तो आज का ये कार्यक्रम मैं यहीं विराम दूंगी, और चेतना रेडियो के श्रोताओं के तरफ से मैं डॉक्टर मीनाक्षी का तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, धन्यवाद दूंगी कि वह समय समय पर आकर हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी देती हैं। उसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपने श्रोताओं को एक बार पुनः बता दूं कि आप ये विशेष कार्यक्रम सुन रहे हैं यूनिसेफ के सौजन्य से। यह विशेष कार्यक्रम नवजात शिशु की देखभाल हम आपके लिए चेतना रेडियो के माध्यम से 26 जून से 30 जून तक लेकर आ रहे हैं। यह कार्यक्रम सुबह आप 8 बजे सुन सकते हैं और इसका पुनः प्रसारण दोपहर 2 बजे। जैसे हमेशा कहती हूँ वैसे फिर दोहराऊंगी कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल उठ रहे हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। हम हमारे विशेषज्ञ से पूछ के आपके मैसेजेस का जवाब ज़रूर देंगे। झटपट नोट कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। दीप्ति को आज्ञा दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। रहें स्वस्थ और मस्त।